हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस के कुछ केमिस्ट्री के पीवाई की सॉल्व करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पैरा नाइट्रो, फर्स्ट स्टेटमेंट है पैरा नाइट्रो इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रो एंड ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। जो फिनॉल के नाइट्रो डेरिवेटिव होते हैं उनमें एसिडिक करेक्टर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है आपका, ये फिनॉल हो गया। इसका नाइट्रो डेरिवेटिव है एक। फिनॉल का जो H प्लस निकालने के बाद एसिड की तरह काम करना है तो H प्लस को निकलना होगा, ठीक है। तो इसमें से फिनॉल का जो H निकलेगा तो ये बनेगा आपका इस तरह से फिनॉक्साइड आयन। एक तो नेगेटिव आयन जब इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में जाता है तो भी स्टेबिलिटी को प्रदान होती स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इस फिनॉल पे अगर ग्रुप हम लगाएं कोई भी और तो मेटा पैरा पोजीशन पे तो वो भी एक स्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी इस वाली स्पीशीज को प्रदान करेंगे जो कि नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन है इसकी स्टेबिलिटी कौन कौन से ग्रुप बढ़ा सकते हैं। एक तो माइनस आयन शो करने वाले और एक माइनस आई शो करने वाले, ठीक है। क्योंकि वो ग्रुप इसके जो नेगेटिव चार्ज है जो फिनॉक्साइड आयन पे इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो जाएगा, इस वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा मेटा ऑर्थो तीन नाइट्रो डेरिवेटिव हैं। फिनॉल का एक ऑर्थो डेरिवेटिव ले लिया मैं, फिर ऑर्थो नाइट्रो है, सॉरी, ठीक। नाइट्रो के बाद पैरा मेटा ले लेते हैं हम लोग, मेटा नाइट्रो, और थर्ड पैरा। तो NO2 ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट है, तो माइनस आई तो हर पोजीशन पे एप्लीकेबल होता है, तो तीनों ही केस में माइनस आई तो शो होगा, लेकिन माइनस एम केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला ही एक्टिव होता है, ठीक। तो माइनस एम यहाँ पे होगा, मेटा के केस में तो नहीं होगा, ठीक, माइनस एम नहीं है। और पैरा के केस में माइनस आई माइनस एम दोनों देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माइनस एम ऑर्थो पैरा में है लेकिन मेटा में नहीं है, तो सबसे कम एसिडिक करेक्टर किसका होगा, मेटा वाले का, ठीक। तो मेटा का सबसे कम एसिडिक करेक्टर इन तीनों में, और ऑर्थो पैरा में से सेलेक्ट करना है कि किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। तो ऑर्थो के केस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस हाइड्रोजन के साथ जो कि एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा नाइट्रो ग्रुप के साथ तो H प्लस निकलेगा नहीं आसानी से, ठीक है। तो इसी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे जो NO2 है वो इसकी एसिडिक नेचर को कम करता है बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसेस, ठीक। तो इसलिए पैरा का सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर होता है, पैरा का एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा, उससे कम ऑर्थो, उससे कम मेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये सीक्वेंस निकाल सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक, ट्रू है। और एथेनॉल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकास टेस्ट। एथेनॉल ल्यूकास टेस्ट के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी देगा कि नहीं देगा। तो ल्यूकास टेस्ट जो होता है उसमें 3 डिग्री अल्कोहल सबसे इमीडिएटली टर्बिडिटी देते हैं, उससे स्लो रिएक्शन होती है 2 डिग्री के साथ, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ सबसे स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एथेनॉल होता है 1 डिग्री अल्कोहल, इसलिए इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं मिलेगी भाई साहब। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसिडिटी से ही रिलेटेड है, जिसमें फिनॉल की ही एसिडिटी यहाँ पे पूछी गई है और एक नॉर्मल ब्यूटेनॉल। तो नॉर्मल ब्यूटेनॉल है, उसमें कोई भी एसिडिक करेक्ट स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं है जो स्टेबलाइज करे नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो सबसे कम एसिडिक करेक्टर होगा आपका ब्यूटेनॉल का, क्योंकि ब्यूटेनॉल में केवल एल्किल चेन है और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका तो प्लस आई इफेक्ट होता है, जबकि माइनस आई और माइनस एम ही नेगेटिव स्पीसीज जो होती है उनको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ये प्लस आई लगा के और ज़्यादा इस नेगेटिव चार्ज को
और ज़्यादा चार्ज कर देगा, ठीक है। स्टेबलाइज के बजाय डिस्टेबलाइज कर देगा, इस वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा ये वाला एनायन। इसी वजह से इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम होगी, ठीक है। तो ए का तो सबसे कम है फर्स्ट ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन में ए है सबसे कम। उससे ज़्यादा किसका होगा? तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं ई वाले ऑप्शन में, 2 नाइट्रो, तो इसका सबसे ज़्यादा। एक नाइट्रो का फिर उससे थोड़ा सा कम एसिडिक नेचर। और OMe जो होता है प्लस एम शो करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका तो ये डिस्टेबिलिटी प्रदान करेगा स्टेबिलिटी के बजाय। तो नॉर्मल फिनॉल ग्रुप है उससे भी ज़्यादा कम एसिडिक होगा ये OMe ग्रुप वाला, ठीक है। तो आपको ऑप्शन 2 नाइट्रो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ई सबसे ज़्यादा एसिडिक। उससे कम वही एक नाइट्रो ग्रुप वाला, ठीक। उससे कम नॉर्मल फिनॉल डी, और उससे कम ये मैथॉक्सी ग्रुप वाला सी ऑप्शन, ठीक है। उससे भी कम होगा आपका ए नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट, 2 स्टेटमेंट हैं और एसर्शन और रीजन, ठीक है। एसर्शन रीजन आपको दिए गए हैं और देखना है कि एसर्शन रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज अनयूजुअली हाई इन द ग्रुप 13 एलिमेंट, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि रीजन में दिया गया बोरॉन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। तो बोरॉन का जो लैटिस होता है ग्रुप के अदर एलिमेंट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, ठीक। इसी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे जो रीजन दिया गया है वो उसके एसर्शन को भी वेरीफाई करता है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं, और रीजन एसर्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो आपका बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ साइक्लोहेक्सीन इज ये खाली जगह ब्लैंक दिया गया टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं कि ये बेंजीनॉइड तो नहीं है, बेंजीनॉइड नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग जैसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक। केवल साइक्लोहेक्सेन है और ईन लगा हुआ है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं लेकिन बेंजीन जैसे नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक हो गए, ये हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक तो है नहीं, क्योंकि ये तो साइक्लिक है। असाइक्लिक और साइक्लिक, इसका मतलब है ये क्लोज्ड रिंग होगी इसमें और ये ओपन चेन होगी, ठीक है। और ये साइक्लिक हो सकते हैं आपके एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जो भी है, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कंपाउंड ऑफ lead chromate get dissolved on treatment with hot NaOH solution, the product of lead form is A। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन आपके ही सिलेबस का पार्ट है, और ये पूछा गया है आपको जो आपका प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। उसमें जब आप लेड का टेस्ट करते हैं तो उसमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपको मिस नहीं करना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब लेड क्रोमेट जो कॉम्प्लेक्स है इसका हॉट NaOH में डिजोल्व करवाते हैं, तो यहाँ पे Na2PbOH का होल 4 ही कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और साथ में सोडियम क्रोमेट भी बनता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसी के बारे में पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ लेड फॉर्म इज ए। तो ये है आपका सोडियम सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी प्लम्बेट, ठीक। इस पे है -2 चार्ज ओवरऑल, क्योंकि लेड +2 में है और 4 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2 माइनस बचेगा जो कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे आएगा, जो कि 2 सोडियम से बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोनोडेंटेट लिगेंड का काम करता है। तो डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दिखाया गया स्टेटमेंट 1 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, ठीक।
तो अमोनियम कार्बोनेट NH4 जो है ये बनता है अमोनिया बेस और H2CO3 एसिड से, दोनों ही वीक होते हैं। तो वीक एसिड वीक बेस के केस में क्या होता है, ये जो सॉल्ट बना है इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, तो इसमें जो अमोनिया के पी के बी का वैल्यू रहेंगे और H2CO3 के पी के ए का वैल्यू रहेंगे पी के ए। ठीक है, तो आपको पीएच यहाँ पे मिल जाएगा जो कि 7 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जो पी के ए का वैल्यू है H2CO3 के पी के ए का वैल्यू जो होता है वो 6 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, और पी के बी अमोनिया का जो पी के बी होता है वो 4.75 के अराउंड होता है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ, मान लीजिए इसका 6 के अराउंड है। ठीक, और ये है 4.75 के अराउंड, तो इसका हाफ तो 2.5 के थोड़ा कम ही आएगा। ठीक, तो जो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस वाली और जो प्लस वाला हाफ वैल्यू है, इस ये जो पी हाफ पी के की वैल्यू आएगी माइनस पी के वी की वैल्यू से वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि पी के की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो 7 में वो प्लस ऐड होगा। अगर 7 से ज़्यादा पी एच होगा तो मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको बेसिक शो किया गया है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, तो ये यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और स्टेटमेंट सेकंड में दिया है एसिड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट ऑफ बीक एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए salt of weak acid and weak base depend on K and Kb value of the acid and the base forming it। तो ये सही है weak acid weak base के केस में, जिन एसिड बेस से जो साल्ट बना है उनके पीके और पीकेबी की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और ये पीकेबी के ए और के बी की वैल्यू से ही कैलकुलेट होके आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट IUPAC नाम पूछा गया, सिंपल सा मॉलिक्यूल आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको नंबरिंग कहाँ से करें ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग आपको जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से करनी है। तो 1 नंबर मिथाइल ग्रुप जहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं वहाँ से, और जाएंगे आप दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पड़े उस साइड से। तो 1 2 3, तो इसका, लेकिन जो इसका नाम है इथाइल और इनका नाम है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली देखें तो इथाइल पहले आना चाहिए। तो नाम लिखते समय आप लोग इथाइल को पहले लिखेंगे, 3 इथाइल। ठीक, नाउ 1,1 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप में साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट NaCl react with H2SO4 and K2Cr2O7 to give reddish fume, which react with NaOH to give येलो सॉल्यूशन C। तो रेडिश फ्यूम का नाम इसने मान लीजिए बी माना है और येलो सॉल्यूशन को C माना है, तो बी और C क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो जब NaCl की रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 और K2Cr27 के साथ, तो CrO2Cl2 बनता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम होते हैं। ठीक, साथ में KHSO4 NaHSO4 और H2O बनते हैं। ठीक है, जब ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है तो बी तो हो गया आपका CrO2Cl2। जब CrO2Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो सोडियम क्रोमेट बनता है। ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे जो C है वो तो हो जाएगा Na2CrO4 और B है CrO2Cl2। तो CrO2Cl2 Na2CrO4 वाला ऑप्शन कौन सा है, CrO2Cl2 Na2CrO4। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द कायरल एल्किल हैलाइड इज। तो SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में रिटेंशन इन्वर्जन रेसिमाइजेशन ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि SN1 रिएक्शन जो होती है उनमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो इसके ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा sp2 हाइब्रिडाइज, तो ठीक है।
तो प्लेन के अप साइड से भी अटैक हो सकता है और डाउन साइड से भी कार्बोकेटायन पे। तो यहाँ पे हमको दोनों साइड से अटैक देखने को मिलता है। तो मान लीजिए एक साइड से अटैक हो रहा है, तो मान लीजिए कि आर कॉन्फ़िगरेशन बना और दूसरी साइड से अटैक हुआ तो एस बना। तो इस तरह से हमको 50-50% दोनों के चांस होते हैं कि आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाए। तो वो हमको, तो इस तरह के मिक्सचर जिनमें आर एस दोनों एनेंशियोमेरिक फॉर्म 50-50% मिलती हैं, तो उनको बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। तो SN1 के केस में हमको रैसमिक मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है, रैसिमिक मिक्सचर। और SN2 के केस में यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें वो पार्शियली 5 मेंबर्ड होती है, ठीक। तो जैसे जैसे लीविंग ग्रुप यहाँ पे क्लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करता जाता है, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है 5 मेंबर, ठीक, 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। तो इस वाले केस में हमको इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब आर होगा अगर वो पहले आर कॉन्फ़िगरेशन, तो एस में चेंज हो जाएगा, एस होगा तो आर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको इन्वर्जन देखने को मिलता है। नाउ, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, रेसिमाइजेशन अकर इन SN1, इन्वर्जन अकर इन SN2। ओके ब्रो, ठीक। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडाइमियम इज, नियोडाइमियम लेंथेनॉइड एलिमेंट है जो कि 58 से लेके 71 तक होते हैं। तो ये 60 नंबर का लेंथेनॉइड है। मतलब 4f1, 4f2, 4f3, 58, 59, 60। तो नॉर्मली जो लेंथेनम होता है वो होता है आपका 5D1 6s2। लेकिन जब लेंथेनम के बाद सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम की तरफ आते हैं, तो ये 5D वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी 4f में चला जाता है। तो आना तो चाहिए 4f3, लेकिन 5D1 वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4f4 6s2, 5D0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4f4 6s2 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे सही होगा, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो आपका एक कंप्लीट सेट जेईई मेंस का डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।